हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पहला लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने वर्क एंड उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कर लिए थे सारी प्रोसेस के लिए। तो यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था, है ना। सो अब आपके पास में क्या होता है, इसके बाद में जनरली हीट कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सारी चीजें देखी जाती है। बट आपने ये चीजें अभी हमारे पास में टाइम की भी कमी है और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अपने फिजिक्स में भी पढ़ी होती है। डेट्स वाई मैं सीधे एंथैल्पी पे आ रही हूँ। फिर कभी वक्त मिला अपने को एडवांस के लिए तो अपन बात करेंगे हीट पे और उसके बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। लेकिन अभी जेई मेंस और नीट के पर्पस से अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं सीधे किस पे आ रही हूँ, एंथैल्पी पे आ रही हूँ। तो मैं हीट पॉइंट है ना आपका, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है हीट कैपेसिटी एंड आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सारी चीजें जैसे सीपीसीवी वो और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डोंट वरी अबाउट, हम बात करते हैं सीधे एंथैल्पी। अब देखिए एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी यार कुछ नहीं है, एंथैल्पी जस्ट लाइक एनर्जी। मतलब अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी का मतलब ही क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है। तो बोले जब एनर्जी ही होता है तो एनर्जी क्यों नहीं बोल दिया, एंथैल्पी क्यों बोला है। तो देखो होता है क्या है कि जब हम हीट को क्या करते हैं, जब हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जब हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं, जब आप हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं तो उसमें हम एनर्जी की जो टर्म यूज करते हैं वो एंथैल्पी यूज कर लेते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि जब हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हमने इंटरनल एनर्जी में बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप इसकी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। जनरली एंथैल्पी को हम इसीलिए डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे अपन ने डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए बात की थी कि यू नहीं, वो डेल्टा यू कैलकुलेट होता है उसका, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा एच से इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कि ये मेरे पास में एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो आपका ये जो एंथैल्पी होगा ये क्या है, स्टेट फंक्शन होगा। क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। मतलब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आती है। और जैसा कि मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसे निकालते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं निकालूं तो मैं क्या बोलूं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं ना वैसे, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे कि हमने क्यूवी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात मैंने की थी, क्यूवी इज इक्वल टू डब्ल्यू हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जस्ट लाइक ऐसा है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बोलेंगे। इतनी कहानी आपके दिमाग में एकदम से जमी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सीधा है कि जैसे कि आपके पास में एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या होती है, ये होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। पीवी क्या है, यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मेरे पास में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि एक रिएक्शन के लिए ऐसे बोलेंगे कि H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1 होगा, है ना। फिर H2 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 इज इक्वल टू आपका U2 प्लस P2V2 होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तभी हमें क्या मिलता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो हम इसे क्या करते हैं, डेल्टा को बाहर निकाल लेते हैं और पीवी को अंदर कर देते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। तो बस यही है इसका कि ये कहाँ से आया होगा। तो ये इसकी मेन इक्वेशन है, ये आपका फॉर्मूला, इसे याद रखना है आपको कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल पीवी। इतना समझ में आया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये एक स्टेट फंक्शन होगा, मतलब डेल्टा एच जो होगा वो क्या है, H2 माइनस H1 पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर ये जैसे कि आगे अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो ध्यान रखना कि इस तरह से कैसे लिखा है। मैं जनरली जो हम इसको कैसे कि मैं यहाँ पे काट देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। सुनो जरा ध्यान से, है ना। इधर क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि P कांस्टेंट है, हाँ भाई P कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू
पी को आगे लेके चले जाना है तो पी डेल वी हो जाएगा। ये किसकी बात हो गई? कांस्टेंट प्रेशर की। अगर आप बोलोगे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू और वी को आगे लेके चले जाओगे और डेल पी कर दोगे। मतलब जो कांस्टेंट है उसे क्या करना है? आगे लेके चले जाना है। तो जब हम बात करेंगे इफ कांस्टेंट प्रेशर, इफ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपके लिए जो डेल्टा एच का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ये आएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बात होती है कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू क्या होता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, तो हमें पता है कि डेल्टा एच क्या है भाई? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच आपका एंथैल्पी है। डेल्टा यू क्या है? आपकी इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आया था? डेल यू प्लस डेल पीवी। तो अगर मैं इसे लिखूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू पी डेल वी, ऐसे लिख सकती हूँ, पी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? पी डेल वी क्या है? पी डेल वी इज डेल्टा एन जी आर टी। पी डेल वी क्या है हमारा? ये कहाँ से आया हमारा? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ये पी डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी आर टी। आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो ये जो डेल वी है वो कहाँ से आया है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी डेल वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे डेल्टा एन जी आर टी लिख दो। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और मजे की बात ये है कि इनको सबको हमें क्या करना है? किलो जूल में, है ना। डेल्टा एच को किलो जूल में, डेल यू को किलो जूल में, और डेल्टा एन जी को भी हमें क्या करना है? किलो जूल में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप किलो जूल में इसे कैलकुलेट कर रहे हो, किलो जूल में आप निकाल रहे हो, तो फिर आर की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखोगे? 25/3 रखोगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पे 25/3 रख के ही सारी वैल्यू पुट करोगे। तो इसे जो आपका आएगा ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर आपके पास में इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है। तो रिलेशन आपका ये है, आप इसे याद रखो, ज्यादा अच्छा है। अगर ये नहीं भी समझ में आता है और नहीं भी आप याद रखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल यू, इसकी रिप्रेजेंटेशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? तो अगर जैसे इसी को देखें, आप इसी को देख लें कि जो आपका कांस्टेंट है उससे क्या कर दो? आगे कर दो, है ना। डेल पीवी है ना, तो आप ये क्या करोगे? पी डेल वी कर दोगे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। फिर आप अगर v डेल पी कर दोगे तो मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो एक चीज यहाँ पे ये है कि आपके पास में यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है ना, मैंने क्या बोला कि डेल्टा एन जी, तो यहीं पे लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। डेल्टा एन जी, ये जो आ रहा है डेल्टा एन जी आर टी, है ना। अब इससे रिलेटेड आपको जब भी डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कुछ जो बातें की जाएगी आगे, उसको आपको मेमोराइजिंग करना है। केस वन ये क्या हो सकता है आपके पास में? ये हो सकता है कि डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, तब आपके पास में डेल्टा एच एंड डेल यू में रिलेशन ही आएगा, ठीक है ना। केस वन में क्या बोल रही हूँ मैं? डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। जब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो मेरे पास में क्या आएगा? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल यू आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करोगे? डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो रखोगे, तो ये डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा डेल यू से, है ना। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर मेरे पास में डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कि डेल्टा एच कम हो गया है, किससे? डेल यू से, है ना। और थर्ड केस क्या हो सकता है? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हमारे। डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है कि डेल्टा एन जी के बिहाफ पे हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो देखिए फिर से एक बार, अगर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल यू होता है। अगर डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो जरा। किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज लेस देन डेल यू, है ना। मतलब डेल यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, मतलब मुझे कौन सी चीज चाहिए? मुझे ये चीज चाहिए। पहली रिएक्शन बोल रहा है PCl5
गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 है, इधर मेरे पास में कितना है 1 है, मतलब मेरे पास में यहाँ पे डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसके लिए तो ये नहीं आएगा मेरे पास में, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 के लिए डेल H ज्यादा होता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सॉलिड है, ध्यान रखें, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे पास में कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, तो इस चीज को ध्यान रखें, हेट्रोजेनस टाइप की रिएक्शन है और इसमें आपके पास में सिर्फ CO2 ही गैस है। तो डेल्टा Ng क्या हो गया 1 हो गया, मतलब डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 वाली कहानी आ गई। अगर मैं सी वाले ऑप्शन में चेक करूं तो CO प्लस थ्राइस H2 देन CH4 प्लस H2O है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे डेल्टा Ng देखिए जरा, यहाँ पे कितना हो गया 2 1 1 एंड यहाँ पे 3 एंड 1, मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट आ गया ये क्या आ गया, डेल्टा Ng क्या हो गया -2, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। और जब ये वाली कंडीशन आ गई मतलब मेरे पास में जो पूछा जा रहा है कि डेल यू ज्यादा होगा इसके लिए, है ना, डेल यू ज्यादा होगा, तो मेरा आंसर तो आ ही गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं ट्वाइस NH3 N2 प्लस थ्राइस H2। तो यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बस आप डेल्टा Ng निकाल के डेल्टा H एंड डेल यू में रिलेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे KPN कैसे के करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड डेल्टा यू एट 27 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन के लिए। तो जरा देखें, ट्राई करें कैसे करोगे जल्दी से। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल यू, हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Ng RT, सही है ना भाई, डेल्टा Ng RT, आप ऐसे लिखोगे ऐसे। अब क्या करना है आपको, डेल्टा H गिवन है, ये देखो ये गिवन है 82, डेल यू आपको फाइंड करना है, ठीक है भैया। मोल्स कितने हैं आपके पास में, आप देखिए एक ही मोल है यहाँ पे, डेल्टा Ng कितना हो गया 1, मैंने कहा था R की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 25/3 रखनी है, ठीक है, इंटू 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 कर दोगे। और मजे की बात ये है कि आपको यहाँ पे 1000 से मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसे किलो जूल में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आप डेल्टा यू निकाल लेना, निकाल लोगे ना डेल्टा यू, डेल्टा यू निकाल लेना, मैं इसका आंसर बता देती हूँ 79.5 किलो जूल, मैच कर लेना आंसर अपना, ये आपका डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया, बड़े ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया, दो क्वेश्चंस गिवन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे घर पे, ऑनलाइन क्लासेस में भी होमवर्क मिलता है भाई। और इसका आंसर, नहीं ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, चलो ठीक है, एक ये वाला होमवर्क है ना, और आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगे, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या है, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ स्टेट फ्रॉम 1 atm 3 liter 200 Kelvin to 4 atm 5 liter 250 Kelvin with a delta U 40 liter atm, find delta H। ठीक है ना, हमारे लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल PV। पीवी को हम क्या लिख सकते हैं, P2V2 माइनस P1V1 लिख सकते हैं, तो बस वही करा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस P2V2 माइनस P1V1। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो स्टेट की बात की गई है, तो हमें इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। आपको डेल यू दे रखा है 40, P2 कितना दे रखा है, P2 देखो कितना दे रखा है 5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 4, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगी, ठीक है ना। P1 आपको कितना दे रखा है 1, V2 कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, इतना ही आसान है। 40 प्लस कितना हो जाएगा 17, है ना। तो बस ये हो गया आपका 57 लीटर एटीएम, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे भी लगेगा कि वाकई में आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। लाभेश डामरे
संस्कृति। अब नेक्स्ट, एंथैल्पी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी को आप बहुत ही अच्छे से प्यार से बोल सकते हो रेंडमनेस। क्या बोल सकते हो? रेंडमनेस। और उस रेंडमनेस को जिसमें आपको बोल सकते हो मेजर करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस या ऑर्डरनेस को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। अब रेंडमनेस का मतलब क्या है? बहुत ही आप कहते हो कि जैसे कि आपने एक मोतियों की माला ली है ना, और इस मोती की माला को आपने तोड़ दिया, तो मोती क्या हो गए? बिखर गए। और इस बिखराव को आपने जिस टर्मिनोलॉजी में मेजर किया उसी को हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है ना। दूसरी चीज कि आपके पास में एक परफ्यूम की बोतल है। ऐसे मान लो कि एक परफ्यूम की बोतल है। अब ये परफ्यूम में या फिर डिओड्रेंट में तो आप क्या करते हो? इसे स्प्रे करते हो यहाँ से। तो वो जो डिफ्यूजन होता है ना, गैस के मॉलिक्यूल जो आपके फैलते हैं कमरे में, उस फैलाव को ही आप जिसमें मेजर करोगे वही क्या हो जाएगी? आपकी एंट्रोपी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपने क्या हो गया कि आपने चीजों को बहुत फैला दिया, चीजों को बहुत फैला दिया, गैस मॉलिक्यूल्स को आपने फैला दिया, आपने इस पिस्टन खोल दिया तो पूरे गैस मॉलिक्यूल्स आपके बिखर गए कमरे में, तो वही आपका क्या होता है? वही आपकी आप बोलो डिफ्यूजन भी बोल सकते हो। तो डिफ्यूजन मतलब सिर्फ गैस वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, आप यहाँ पे किसी को भी फैला सकते हो। आपने सिक्के लिए, बहुत सारे कॉइन्स लिए, आप कॉइन्स को भी क्या कर सकते हो? पूरे कमरे में फैला सकते हो। तो वो क्या हो गया? आपका सॉलिड के रिस्पेक्ट में एक रेंडमनेस आ गई है ना। तो एंट्रोपी सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के लिए आप कर सकते हो ना। इसलिए हम एक पर्टिकुलर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने गैस को फैलाया है तो गैस के फैलाव को तो डिफ्यूजन भी बोल सकते हो। तो क्लियर होना, आप पानी फैला दिए आपने तो पानी भी फैलाओगे आप, तो वो भी आपकी क्या हो गई? एक मतलब कुछ भी आपने ऐसा कर दिया कि मम्मी ने डांट लगाई आपको, फैला दिया पूरा कमरा, है ना। रायता फैला दिया आपने, तो रायता फैलाना क्या होता है? मतलब बहुत गड़बड़ कर दी, तो वही क्या होती है? आपकी एंट्रोपी होती है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, है ना। बस आपने चीजों को अव्यवस्थित कर दिया, तो ये अव्यवस्था हो गई है। तो वही अव्यवस्था को जिसमें आप मेजर करते हो, दैट इज अवर एंट्रोपी। बहुत ही सरल भाषा में, है ना। आपने क्या करी? अव्यवस्था, और उस अव्यवस्था को आप जिसमें मेजर करते हो कि किस लेवल की आपने अव्यवस्था करी है, वही हमारी क्या होगी भाई? एंट्रोपी होगी, है ना। ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। तो इसका मतलब ये भी आ गया कि डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये एक स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो देखो S2 माइनस S1, तो यहाँ पे आप S फाइनल माइनस S इनिशियल भी लिख सकते हो। ये स्टेट फंक्शन होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इसकी यूनिट जो होती है जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन होती है। मैथमेटिकली एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज द हीट adsorbed by the system at particular temperature in reversible process। क्या बोला मैंने? कि मैथमेटिकली हम एंट्रोपी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हीट adsorbed by the system at particular temperature in reversible process। ठीक है। तो डेल्टा एस हम सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं, तो इसने हीट एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्यू रिवर्सिबल आर वी अपॉन टी। ठीक है ना। तो ये वाला आपको फाइनल रिलेशन याद रखना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसे याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। तो मैथमेटिकली आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपका कि फॉर्मूला बेस हो गया कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा एस, या हम डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी हम हमेशा सिस्टम के लिए ही बात करेंगे, है ना। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब आप यहाँ पे रट के मत बैठ जाना कि रिवर्सिबल के लिए ही आपने बोला, इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी जीरो हो जाएगी क्या? तो ये कभी नहीं बोलोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा नहीं होगा, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली आपको क्यों रिवर्सिबली बोला है, तो ऐसा मत सोचना कभी भी, है ना। पहली बात। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंट्रोपी, कौन कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला फिजिकल स्टेट। आपके पास में सॉलिड है,
आपके पास में लिक्विड है, आपके पास में गैस है, आप ज्यादा कहाँ पर उत्पाद मचा सकते हो? अब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फैल सकते हैं, है ना? तो डेल्टा एस सिस्टम किसके लिए ज्यादा होगा? जहां पर ज्यादा डिसऑर्डरनेस आएगी, तो गैस के लिए ज्यादा डिसऑर्डरनेस आती है बच्चे, तो ये आ जाएगा। फिर लिक्विड के लिए, फिर सॉलिड के लिए। फिर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन के लिए मेरा क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, है ना? मैंने बताया था। तो डेल्टा ए सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं तो अपने को पता ही है। तो डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, इसका मतलब मेरे पास में डेल्टा एस क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि डेल्टा एन जी अगर 0 है तो क्या एंट्रोपी तो ए ऐसा नहीं होगा, है ना? अगेन, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी नहीं, यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम लिखना है मुझे, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने बोला कि ये रिलेशन है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए, तो क्या हम ये सब बोल सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज 0? तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि गैस के लिए ही बात करो भैया, आपके रिएक्शन में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो एंट्रोपी तो होगी, है ना? तो ये 0 नहीं होगी, कम हो जाएगी एंट्रोपी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, लेकिन 0 तो नहीं होगी। तो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपका दिमाग एक्स्ट्रा चल जाता है वहां पे कि हाँ मैंने इतना बताया था यहाँ पे, इसका मतलब डेल्टा एन जी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम डेल्टा एन जी किस केस में निकालें? गैसियस केस में निकालें। तो भैया लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है आपकी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है? फिर तीसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा ए सिस्टम की मतलब आपके पास में एंट्रोपी बढ़ेगी। तो वी कैन से डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर आपके दिमाग में आएगा, थोड़ी देर पहले तो हमने ये देखा था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर टेम्परेचर बढ़ने पर आपका एंट्रोपी बढ़ कैसे जाती है? तो ये मेरे पास में क्या है? हीट है, और यहाँ पे मेरे पास हीट कांस्टेंट थोड़ी नहीं है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगी, और हीट भी बढ़ेगी तो आपके पास में डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट आ रहा है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे हीट ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आपके पास में डेल्टा एस बढ़ जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है भैया, क्यों यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है? अगर मैं इसे कांस्टेंट कर दूं तो फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये इसका इसके साथ भी तो रिलेशन है ना, हीट के साथ भी तो रिलेशन है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरऑल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी? बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में हीट क्या नहीं था? हीट मेरे पास में कांस्टेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। आता है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रेशर। अब प्रेशर के लिए क्या बात करेंगे? प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, अब देखो भाई सीधी सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, है ना? तो प्रेशर अगर बढ़ता है तो एंट्रोपी कम होती है, सीधी सी बात है। तो डेल्टा ए सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मिक्सिंग, अब मिक्सिंग कौन से टाइप की? सॉलिड की सॉलिड के साथ मिक्सिंग, लिक्विड की लिक्विड के साथ मिक्सिंग, गैस की गैस के साथ मिक्सिंग। आप चाहे कोई सी भी टाइप की मिक्सिंग करो, आपकी एंट्रोपी बढ़ने ही वाली है। तो डेल्टा ए सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है। हमारे लिए मेन चीज ये है काम की। बट आप सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्स करो, लिक्विड के साथ लिक्विड मिक्स करो, एंट्रोपी हमारी क्या होने वाली है? बढ़ने ही वाली है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंट्रोपी आपको अच्छे से समझ में आ गए। आगे बढ़े, नोट कर लेना भाई पॉइंट जल्दी से, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। तो कैलकुलेशन एंट्रोपी में मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि डेरिवेशन करके भी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ जो दो फाइनल फॉर्मूलेज याद करने हैं वो मैं फॉर्मूले यहाँ पे बता रही हूँ। बस आप ये दो फॉर्मूले इसके लिए याद रखें फाइनल। एक तो ये,
ये वाला फॉर्मूला, आप तो दो भी नहीं एक ही फॉर्मूला याद करें, ये चीजें मतलब कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, सब भूल जाओ, है ना। इसका और लंबा डेरिवेशन था तो मुझे पहले लगा डेरिवेशन बताऊं, लेकिन मुझे अभी डेरिवेशन बताने का कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है। आप इसे क्या याद रखो, देखो आपने हीट कैपेसिटी सीपीसीवी वगैरह कुछ पढ़ा अपन ने, है ना, तो बस वहीं से थोड़ी सी चीजें आएगी। ये यहाँ पे जैसे एन सी वी एम एल एन टी टू अपन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपन वी वन। तो यार काम करो, फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला आप रट लो, मैं बोल रही हूँ, है ना। मतलब कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है वो आप क्या करो, रट लो। क्या है फॉर्मूला, काफी आसान है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। अगर आप प्रेशर के टर्म्स में बात करोगे तो यहाँ पे क्या रख दोगे, पी वन अपॉन पी टू रख दोगे। अब अगर ये दो फॉर्मूले आप याद रखते हो ना, तो आपके सारे जितने भी प्रोसेस है उन प्रोसेस के लिए क्या हो जाते हैं, फार्मूले याद हो जाएंगे। अब मैं इसी फार्मूले से आपके सारे फार्मूले निकल के आ जाएंगे। तो आप क्या करो, सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रख लो, ये वाले फार्मूले से ही आपको सब कुछ बनने वाला है ना। फिर मैं आइसोकोरिक बोलूं, आइसोबारिक बोलूं, आइसोथर्मल बोलूं, सबके लिए यहीं से ये फार्मूला निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला 3-4 बार लिख के याद कर लो जल्दी से। हो गया याद। अब देखो, ये जो आपने फॉर्मूला याद करा है ना, मैंने एक साथ लिखा प्रेशर और आपके टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए। ये क्या, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी, मतलब सी वी वन एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू क्या हो सकता था, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहाँ पे आप वी लिख रहे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा। बस मेयर्स रिलेशन उस पे नहीं जाना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, एन सी पी वन एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। ये फॉर्मूला अगर आप याद हो गया तो देखो आइसोकोरिक, अगर आप आइसोकोरिक करोगे तो मतलब क्या, आपका वी वन इज इक्वल टू वी टू हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपके पास में तो ये वाली टर्मिनोलॉजी पूरी कांस्टेंट हो गई। तो आपके पास बचा कितना, ये बना एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन, यही बचा। तो ये आ गया फॉर्मूला आइसोकोरिक के लिए। अगर मैं आइसोबार की बात करूं तो यार आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया, प्रेशर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर अगर मेरे पास में ये आया तो ये वाली टर्मिनोलॉजी को देखो, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बच जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी वन एम एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप ये फॉर्मूला याद रख लो, आपके सारे फॉर्मूले यहीं से निकल के आ जाएंगे। आइसोथर्मल के लिए बात करूं तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में आइसोथर्मल के लिए टी वन इज इक्वल टू टी टू हो गया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन आर एल एन वी टू अपन वी वन। बस इतना ही आपको याद रखना है, एन आर एल एन, अब या तो वी टू अपॉन वी वन और प्रेशर के रिस्पेक्ट में पी वन अपॉन पी टू। तो यहाँ से दो फार्मूले निकल के आ जाते हैं आइसोथर्मल के लिए। बोलो बात समझ में आई। तो बस इतनी सी बातें हैं आपको जो कि हर एक प्रोसेस के लिए। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बता देती हूँ कि कौन से फार्मूले आपको याद रखना है एंट्रोपी से रिलेटेड। अब देखो, अगर आपसे बोले फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो जो आपका जनरल फार्मूला था वही फार्मूला आपको याद रखना है। तो एक काम ये आसान हो गया कि दो चीजों के लिए आपको एक ही फार्मूला, मतलब सारी चीजों के लिए आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, जो कांस्टेंट है बस उसको हटा देना है ना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम, ये फॉर्मूला हमारा क्यू रिवर्सल बाई टी, तो ये क्या हो गई जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूला ही याद नहीं रखना। और इसीलिए जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ये बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एंट्रोपी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास में कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में आपको पूरे डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाना है, अननेसेसरी डेरिवेशन अपने को आता भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला याद रख के आप सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े। अब देखो, अब हमारे पास है एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के दौरान आपके पास में एंट्रोपी, जैसे कि आपका लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड, इस तरह से कहानी आ जाती है। तो उसके लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोला,
फ्यूजन मतलब क्या है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन बोलेंगे, है ना। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है। तो डेल्टा एस हमें पता है क्या होता है, प्लस क्यू अपॉन टी होता है, सॉलिड और लिक्विड से जा रहा है, तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू, हम इसे देखो कि जब मैं सॉलिड से लिक्विड कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो हीट दूंगी मतलब डेल्टा एस लिखूंगी, तो उसे मैं क्या लिख दूं, डेल्टा एच फ्यूजन बोल दूंगी। क्या मेरी बात समझ में आई, डेल्टा एच फ्यूजन बोल दूंगी, तो बस वही मेरा हो जाएगा क्या, डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। ये Q मतलब क्या, हीट ही है, आपने हीट कर रहा है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच ही लिख सकते हो ना भाई। फ्यूजन के लिए आपने जो एंट्रोपी जो एनर्जी दी है, तो बस हर एक के लिए जिसकी बात की गई है, आपका जो नॉर्मल एक फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी ही बनेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूजन कराया तो यहाँ पे फ्यूजन लिखोगे दोनों जगह, अगर आप वेपराइजेशन करवाते हो तो यहाँ पे VAP लिखोगे, वेपराइजेशन लिखोगे, इतनी सी कहानी है यहाँ पे। तो देखो जरा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एस फ्यूजन, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एस वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का वेपर में चेंज होना, तो इसके लिए जो हीट लगेगी उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन बोलेंगे। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो सॉलिड से वेपर बन रही है, तो डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन बाय टी। तो मैंने यही कहा कि फार्मूला सबके लिए क्या है, सेम ही है, डेल्टा एच बाय टी। बस जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम लिख देना, है ना, बड़ा आसान। आगे बढ़े। अब देखो, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके एंट्रोपी से रिलेटेड सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। सम फेमस पॉइंट्स रिलेशन रिलेटेड टू एंट्रोपी। कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास में एंट्रोपी लिखा हुआ है। देखो जरा, अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट और डायमंड की एंट्रोपी के बारे में कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो ग्रेफाइट आपका क्या होता है, लेड स्ट्रक्चर होता है, ये एक जॉइंट मॉलिक्यूल होता है। डायमंड जो कि चारों तरफ से क्या होता है, इसकी वैलेंसी फ्री नहीं रहती है, ऑक्यूपाई रहती है, तो फ्री कौन होगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायमंड। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, तो इसलिए एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन डायमंड, पहली बात। दूसरा, ऑन रिजल्टिंग सॉरी ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन का आप जैसे केमिकल प्रोसेस हो रही है ना, तो रस्टिंग हो रही है, तो उसके लिए जब भी आपकी रस्टिंग होगी आयरन के लिए, तो एंट्रोपी क्या होगी, तो उसके लिए एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, ये लिखा है इंक्रीजेस, है ना। ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब जब आप इसे NH4Cl को वाटर में डालोगे तो ये किस में चेंज होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में चेंज हो रहा है। मतलब मेरे पास में सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, तो हमें पता है कि लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, तो इसलिए क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा है हमारे पास में Ag प्लस ऑन रिएक्शन विथ HCl, बहुत ही काम का पॉइंट है। Ag प्लस ने अगर HCl के साथ में रिएक्शन कर दिया तो क्या बनाएगा यार, AgCl बनाएगा। AgCl बनाएगा तो मतलब क्या है, PPT बनेगी, PPT बनेगी मतलब सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा मतलब एंट्रोपी कम हो जाएगी, इसलिए एंट्रोपी कम हो जा रही है इसकी। फिर ये एक बहुत अच्छा काम का पॉइंट है, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग। तो जनरली हमें क्या लगता है कि एग को बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड से वो सॉलिडिफिकेशन की ओर जाता है ना, सॉलिड हो जाता है, तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिक्विड और के सॉलिड्स में चेंज होने का कोई रिलेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखते हो कि जो एग्स होते हैं उसमें आपका एक एल्बुमिन करके एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और जब आप इसे हीट करते हो तो प्रोटीन आपका ब्रेक होता है, जिसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक होती है, और उस बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है। तो ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत काम का पॉइंट है ना। फिर है ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे जैसे कि आपने रबर बैंड लिया, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो अलाइन होते हैं,
अलाइन होते मतलब व्यवस्थित हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं मतलब रेंडमनेस कम हो रही है, रेंडमनेस कम हो रही है मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है ना। तो ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको एंट्रोपी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंथैल्पी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अब देखो कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड टू सिस्टम इज 40 किलो जूल पर मोल एट 400 केल्विन, फाइंड डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। अब सोचो कि इसके लिए क्या आपके पास में फार्मूला लगेगा। सीधी सी याद, देखो क्या बोल रहा है यार, स्टीम मतलब वेपराइजेशन की बात कर रहा है। कुछ भी अगर याद नहीं है तो आप तो सिर्फ क्या करो, डेल्टा एच बाई टी लगाओ। सब्लिमेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उससे अपने को क्या मतलब, हमारा फार्मूला क्या है, डेल्टा एच बाई टी। तो यहाँ पे एंथैल्पी दे रखा है उसने कितना, 40, लेकिन किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो 40 इंटू 10⁻3। टेम्परेचर 400 दिया ही है, बस सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 100 किलो, 100 जूल है ना, इसको चेंज कर लिया था जूल पर केल्विन, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, किसके लिए डेल्टा एस इज लेस देन 0 है। पहला रिएक्शन हमारे पास में Br2 लिक्विड से Br2 गैस जा रहा है, मतलब आपका इधर ही मॉलिक्यूल है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे इसके लिए तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैस की ज्यादा होती है एंट्रोपी। फिर है N2 10 atm से 1 atm, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेल्टा एस क्या होगा, बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले वाले में भी एंट्रोपी बढ़ रही है, सेकंड वाले में भी एंट्रोपी बढ़ रही है, हमें कम चाहिए। फिर थर्ड वाले में बोल रहा है कार्बन सॉलिड से H2O, ये गैस है मोल, और CO गैस, ये गैस है ना। तो यहाँ से मेरे पास में डेल्टा NG क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये भी मेरे लिए ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा जा सकता है भाई, है ना, एडवांस में। चलो इसको देखो, आयरन 400 केल्विन से 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा, प्यारा सा, मजेदार। आगे बढ़े, अगेन एक और क्वेश्चन आपके सामने। 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस expand reversible from a volume of 8 dmq to 80 dmq at 300 Kelvin, find delta S। तो अब इसको देख के हमें ये ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू 3 मोल्स है तो एन कितने हो गए 3, आर की वैल्यू आप वैसे की वैसी रखो अभी, है ना, आर ही रख दो। एल एन कितना है आपका 80 अपॉन 80, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू थ्राइस आर एल एन 10। यही अपना ऑप्शन में था, यही क्या है ऑप्शन में था, उसने आर आगे सॉल्व नहीं किया, है ना। तो ये आपका आ गया 3 RL R L N T LN10। अब देखो मजे की बात ये है कि अब मुझे इसे किस में सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू रख दूं। अगर आगे भी पूछा गया हो तो आपके पास में अगर आर की वैल्यू रख के सॉल्व करवाया गया हो तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आगे आगे आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि मेरे पास में कैलोरी पर केल्विन में बात की गई है, कैलोरी पर केल्विन। तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 3, आर की वैल्यू कितनी रखूंगी 2, एल एन कितना रखूंगी 2.3, एल एन 10 है ना 2.3। तो बस सॉल्व कर लेंगे तो ये कैलोरी पर केल्विन में हो जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू, अगर मुझे जूल पर केल्विन में पूछा है तो एन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 25/3 हो जाएगी आर की वैल्यू। एल एन की वैल्यू आपकी कोई चेंज होने वाली है नहीं, 2.3। बस आप इसे सॉल्व करके आंसर लेके आ जाना।
अब देखो, फिर पूछा उसने कि किसके लिए डेल्टा एस इज लेस देन 0 है। डिसोल्यूशन ऑफ I2 इन ए सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, I2 सॉलिड से किस में जाएगा, यहाँ पे I2 एक्वस में जाएगा डिसोल्यूशन। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। HCl is added to AgNO3, मतलब AgNO3 के साथ में अगर HCl के रिएक्शन करोगे तो AgCl PPT बनेगा और HNO3 बनेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भैया मेरे पास यहाँ पे PPT बनेगा, PPT बनेगा मतलब सॉलिड फॉर्म में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जाएगा मतलब सॉलिड फॉर्म में जाएगा मतलब एंट्रोपी कम हो जाएगी। आ गई ना बात समझ में? तो मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा, मेरे लिए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं। पोर्शन इज रिमूव्ड, अलाउ गैस टू मिक्सचर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास में अगर ये पिस्टन है ना, ये क्या है, पिस्टन इज रिमूव्ड टू अलाउ गैसेस टू मिक्सचर, या फिर किसी गैस के मिक्सचर से कुछ पोर्शन हटा देना है ना। अब तो दोनों ही केस में हमारे पास में क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ने वाली है। अगर आपने पिस्टन भी हटा दिया तो पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, और अगर आपने गैसेस का कुछ पोर्शन भी हटा दिया तो भी क्या होंगे, आपकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, तो ऑन बॉइलिंग ऑफ एग में तो एंट्रोपी क्या होती है, भी बताया मैंने, बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक ही आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके लिए क्लियर, बढ़े आगे। अब एंथैल्पी और एंट्रोपी को समझने के बाद में हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात करने वाले हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ये कहता है द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या बोलता है यार कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगी, अव्यवस्था बढ़ती जाएगी, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। बात तो ये है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बहुत 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 ज्यादा डीपर एक आपका क्या है, स्टडी का मुद्दा बन जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो मैं बस जितना यहाँ पे आपको सिलेबस में है, या फिर मैं बोलूँ जितने आपको पॉइंट याद रखना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने पॉइंट याद रख लो। बाकी फिर इस पे एक एक बुक भी लिखी गई है ना, तो उसकी हम तो बात ही नहीं कर सकते, पूरी बुक्स को अपने को पढ़ना भी नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। दूसरा है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये तो बहुत ही काम का पॉइंट है। आप खुद देख सकते हो कि सभी नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे कि हमारे घर की अगर हम बात करें तो घर में हमारे पास में स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो अगर आप आपके घर की बात करें तो घर में हमारे पास में छत पे जो पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से नीचे पानी को आने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ती है क्या, बस नल खोलो पानी आ जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, पानी का नीचे आना, जैसे झरना बहना, एक बार नीचे आया तो अपने आप आ रहा है और वापस नहीं जा रहा है ना। तो नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इसमें पानी चढ़ाना होगा, तो पानी चढ़ाना होगा मतलब एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आप क्या कर रहे हो, नीचे वाटर पंप लगा रहे हो, वाटर पंप को जब आप चालू करते हो तो इस पानी की टंकी में पानी चढ़ता है ना। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हो आप। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कोई चीजें करवाते हो तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास में ये सेकंड पॉइंट है कि सभी नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो हमारी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। ध्यान रखें, पहला पॉइंट क्या है, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। सेकेंड पॉइंट है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक, जनरली ऐसा देखा गया है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है। क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। ऑल, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑलमोस्ट ऑल, दोनों में डिफरेंस है। ऑलमोस्ट ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं इसकी बात करूं, बट मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, स्पॉन्टेनियस।
मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो आप ये याद रखें कि जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वो सारी की सारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो हमारी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बट मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब कुछ आपकी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस होता है, जिसमें एक फेमस एग्जांपल है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हुए भी। तो आप ऐसे देखो कि अगर मैं किसी नेचर की बात करूं तो नेचर और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मेरे पास में डेल्टा एस क्या है, मतलब दोनों चीजें आपके पास में कि डेल्टा एस यूनिवर्स बढ़ रही है इज ग्रेटर देन जीरो, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं क्या बोलूंगी, जीरो। अगर ऐसा डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करूं ना, सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यूनिवर्स की बात कर रही हूँ ना। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो आप एस को ऐसे लिखोगे, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ये बात हो जाएगी आपकी, है ना। तो आप अगर ये 1 एंड 2 और इससे रिलेटेड ये 2 पॉइंट याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिख रहा है। when 2 ml of an ideal gas when 2 ml of an ideal gas CPM 5R by 2 दे रखा, heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, find delta S of gas। फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक मिनट, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन, ये होगा, ठीक है ना। बस आपके पास में 2 मोल्स हैं, आर की वैल्यू आपको दे रखी, सीपीएम यहाँ पे दे रखा है 5R/2 दे रखा है, एल एन 600/300 करके आप आंसर लेके आ जाना। फिर इन प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है, इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड डेल्टा एस ऑफ गैस। ठीक है, इसी प्रोसेस में वो क्या बात कर रहा है, आपको सेम क्वेश्चन में ही बोल दिया है उसने, सारे डेटा वही है सेम, लेकिन अब थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या, एन सी वी वन एम ln अपॉन टी टू अपॉन टी वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास में ये मैं 5R/2 नहीं रखूंगी, यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, सीबीएम 2R सॉरी थ्राइस R/2 होता है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेना मैश रिलेशन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्राइस R ln2। वैसे भी ये एडवांस के लिए सही बैठता है क्वेश्चन, बोलो बात समझ में आई। तो ये आपके पास में आज हमने एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी के फैक्टर्स, कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी। बाय बाय, थैंक यू।